नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कल हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 की बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की, यानी अनुच्छेद 3 के बारे में क्या प्रोविजन है और अनुच्छेद 4 के बारे में क्या प्रोविजन है। आज हम इसे जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप एक छोटी सी चीज नोट डाउन कीजिएगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे यहाँ 20 स्टेट व 9 यूटीज हैं। यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में मैं आपको बताऊं, नवंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से दमन एवं दीव और दादर नागर एवं हवेली, इनका क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया। एकीकरण कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से हमारे यहां कितनी यूटीज हैं? 8 यूटीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। आपको अब ये बात ध्यान रखनी है, सवाल यहां से इस बार जरूर पूछा जाएगा कि कितने स्टेट हैं और कितनी यूटीज हैं। तो मैंने बताया कि जब जम्मू एंड कश्मीर विलय राज्य पुनर्गठन एक्ट आया तो हमारे यहाँ 28 स्टेट हुए थे और 9 क्या थे? यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मैंने बताया नवंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हुआ जिसमें दमन एवं दीव व दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, इन्हें क्या कर दिया गया? इनका एकीकरण कर दिया गया और अब इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है। और ये अपने फॉर्मेशन में कब से आए? 26 जनवरी 2020 से। हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। चलिए चलते हैं आगे। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कल हम अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 पर विस्तृत चर्चा कराए थे। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण व उनकी सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण व उनकी सीमा में परिवर्तन व उनके नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के तहत ये बात हमारे यहां क्या कर सकती है? संसद विधि बनाकर कर सकती है। संसद विधि बनाकर कर सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। और कल मैंने विधि बनाकर आपको अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास मैं आपको मेजॉरिटी पढ़ लूंगा। और क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो कई सारी दिक्कतें आने वाली है कि कौन सा सिंपल मेजॉरिटी से होता है, कौन सा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से होता है, कौन
368 के तहत होता है, कौन आर्टिकल 61 के तहत होता है। तो इस पर मैं विस्तृत चर्चा आगे चल के करूंगा, लेकिन आप वर्तमान में ये ध्यान रखिए कि अभी संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, यानी सिंपल विधायी साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के अनुसार क्या कहते हैं, नए राज्यों का निर्माण। एक चीज और, आर्टिकल 2 और आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 2 कहता है संघ में प्रवेश, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आपका आंसर होगा 3। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। हाँ, अगर बात आए गठन की कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब कैसे होता है ये भी हम जानेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसको बताऊंगा, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना चाहिए हमें कैसे नए राज्यों का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ये होती है लोकसभा, ये होती है राज्यसभा, और ये होता है राष्ट्रपति। ये हमारी केंद्रीय विधायिका है, या फिर इसे हम संसद भी बोल सकते हैं, संसद भी हम कह सकते हैं। अब सपोज हमें उत्तराखंड का गठन करना है, या जैसे उत्तराखंड का पहले नाम पढ़ते होंगे उत्तरांचल, और वर्तमान में क्या है, यूके, यानी उत्तराखंड। तो या तो हमें उत्तराखंड का गठन करना है, अब हमने नए राज्यों में प्रवेश, संघ में प्रवेश को हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 2 के तहत उसे ले लिया। अब हमें अलग से इसका फॉर्मेशन करना है, इसका गठन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो ये विधेयक होगा, एक सपोज ये विधेयक है, इस विधेयक को पास किया जाएगा इन दोनों सदनों से, लोकसभा से, राज्यसभा से, और फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे। साधारण कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी विधि बनाकर, तो वो इसी तरीके से होती है, या तो वो राज्यसभा में पेश होता है विधेयक, या फिर वो लोकसभा में पेश होता है विधेयक, और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति महोदय अपने साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति चेंज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 3 के तहत, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आर्टिकल 3 के तहत किया जाने वाला कोई भी कार्य, ऐसे लिखना, आर्टिकल 3 के तहत किया जाने वाला कोई भी प्रावधान राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ये ध्यान देने वाली बात है, पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति इस पर, यानी इस विधेयक पर अपनी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो का जब मैं आपको राष्ट्रपति बताऊंगा तो बताऊंगा राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, और 4 प्रकार की वीटो का जिक्र होगा, और हमारे यहाँ 3 प्रकार की वीटो है। तो वहां आपको मैं इस विषय चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप ये समझे खाली कि राष्ट्रपति इस पर, यानी इस पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। वहां हम इसकी वीटो की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के तहत जो भी प्रावधान किया जाएगा वो क्या होगा, उस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यानी यदि हमें उत्तरांचल को उत्तराखंड चेंज करना है तो उस पर क्या होगा, पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो डिसीजन लिया जाएगा,
और डिसीजन नहीं, विधेयक पर साइन करा लिए जाएंगे और फिर उसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, दोनों में से किसी भी सदन में। और जब ये दोनों सदन से पास हो जाएगा तो पास होने के बाद क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा, राज्य का गठन हो जाएगा। इतनी बात इसके अंतर्गत कही गई है और आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, जैसे अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये चीज होती है। हाँ, ये बताना था मुझे आपको। अगर मैं बात करूं विधेयक, विधेयक को कहते हैं बिल, और मैं बात करूं एक्ट, एक्ट को कहते हैं अधिनियम। अधिनियम, क्योंकि इनका जिक्र मैं बार बार आगे करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है जो विधेयक होता है, अलग से बता रहा हूं मैं, इसे आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, मैंने मैं बार बार बोलता हूं बिल या विधेयक, और मैं कहता हूं एक्ट यानी अधिनियम। अधिनियम, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ध्यान रखना। विधेयक जो होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी अभी विधेयक चल रहा है, अभी वो कानून नहीं बना है। लेकिन जैसे मैं कहूं कि हमें एक्स कानून बनाना है, एक्स कानून बनाना है, और मैंने आपको बताया कि कानून कहां पर बनता है, कानून का फॉर्मेशन कौन करती है, हमारी विधायिका करती है, और इसमें कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब हमें ये एक्स कानून बनाना है, तो हम इस एक्स को कहां लेकर आएंगे, यहां लेकर आएंगे, या तो लोकसभा में लाएंगे, या फिर राज्यसभा में लाएंगे, या फिर उस पर राष्ट्रपति के पहले से हस्ताक्षर करा देंगे। क्योंकि कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, पहले वह लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो कानून बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब एक्स हमें अगर कानून बनाना है और वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत है, लोकसभा के, राज्यसभा के और हस्ताक्षर के, तब तक इसे बिल कहा जाएगा, तब तक इसे बिल कहा जाएगा, विधेयक कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन किए, इन दोनों सदनों के पास होने के बाद यह बन जाता है अधिनियम यानी कानून। अधिनियम, या इसे कह देते हैं एक्ट। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आज के बाद आप बिल, विधेयक या एक्ट या अधिनियम में कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल जो होता है लॉ फॉर्मेशन की कंटेम्परेरी सिचुएशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग आता है, और एक्ट जो होता है जब बिल की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर महोदय साइन कर देते हैं, दोनों सदनों से पास हो जाता है। ध्यान देना, दोनों सदनों से पास होना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय के साइन भी होने चाहिए, तभी बिल एक्ट बनता है। यदि राष्ट्रपति अपनी वीटो की शक्ति प्रयोग कर ले, या राज्यसभा में पेश ना हो पाए, या लोकसभा में पेश ना हो पाए, तो उसे बिल ही कहा जाएगा, उसे एक्ट नहीं कहा जाएगा। यह बात आपको अपने साथ याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सपोज हमें उत्तराखंड का एग्जांपल लेते हैं। हमें पहले उत्तरांचल नाम था और अब क्या है, यूके। हमें क्या करना है, नाम परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है।
या फिर नए राज्य का गठन करना है। नए राज्य का गठन करना है। सबसे पहले जो बिल होता है वो कहां पेश होता है? उत्तराखंड की विधानमंडल में, यानी विधानसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद यहां ये पास होगा और राज्यपाल इस पर साइन करेंगे। एक बात और दोस्तों, आपके अगर दिमाग में ये आए क्या विधानसभा इस पर ऐसा कह सकती है कि हम पास नहीं करते, हम इसे बीच में गिरा देते हैं, तो ध्यान रखना जब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि केंद्रीय विधायिका को उत्तराखंड का गठन करना है, किससे? यूपी से अलग करके, तो बिल कहां जाएगा? यूपी की विधानसभा में जाएगा। राज्य गठन की और नाम चेंज करने की दोनों कंडीशन एक ही है, आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि केंद्रीय विधायिका ने प्रपोजल दिया कि इसे नाम चेंज करना है, उत्तरांचल का उत्तराखंड बनाना है, और यह बिल गया उत्तराखंड की विधानमंडल में यानी विधानसभा में, यहां से पास हुआ। इसमें क्या होता है, समय तय कर दिया जाता है। सपोज 20 दिन तय किए और कह दिया जाता है कि 20 दिन में आपको यह बिल पास करना है, अन्यथा अगर आपने पास नहीं किया तो ये बिल ऑटोमेटिक पास हुआ मान लिया जाएगा। इतनी बात यहां पर तय कर दी जाती। उसके बाद मैंने बताया बिल कहा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में से एक में जाएगा, और दोनों में अपने अपने विधायी क्षेत्र अधिकार जो जो जिसके अंतर्गत आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? पास होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस अनुच्छेद के तहत जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी राष्ट्रपति से अनुमति ले ली गई है, और जब लोकसभा में पेश होगा और राज्यसभा से, दोनों से ये पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उत्तरांचल का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2007 से क्या है? उत्तराखंड बन गया था। इतनी बात आपको अच्छे से आत्मसात रखनी है, याद रखनी है। फिर मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करना है, या पहले इसे समझें, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करना है तो केंद्रीय विधायिका ने एक बिल लेकर आए, राष्ट्रपति महोदय के साइन हो गए हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हो गए हैं, और इसके बाद कहां गया? ये उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, विधानसभा में गया, और एक टाइम फ्रेम तय कर दिया गया कि भाई आप इसे पास करें, और पास होने के बाद राज्यपाल महोदय ने इस पर साइन किए। यह बिल कहां गया? या तो लोकसभा में गया या राज्यसभा में गया, और वहां से पास हो गया। पास होने के बाद क्या हुआ? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। अब यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट और है जो आपको समझने की जरूरत है। इसे नोट डाउन करें, फिर मैं ऊपर मिटाता हूं थोड़ा। मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। अब यदि राज्यसभा इस पर गतिरोध उत्पन्न करती है तो क्या होता है? इसके लिए ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सेशन होता है। और ज्वाइंट सेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, और फिर सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर दिया जाता है, और क्या होता है? वो बिल
एक्ट का रूप धारण कर लेता है और वो अधिनियम बन जाता है। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि कैसे हमने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, या फिर हमने कैसे यूपी से उत्तराखंड का गठन किया, अलग किया। यदि आप इसे ऐसा समझना चाहिए कि हमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का या उत्तरांचल का क्या करना है, गठन करना है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर आपको बस करना क्या है कि यूपी की विधानसभा में एक बिल पेश करना है। कौन करेगी? केंद्रीय विधायिका कहेगी कि इस बिल को आप पेश करें, और टाइम फ्रेम तय कर दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, ये इस विधानसभा में, इस विधानमंडल में कानून पास होता है, और पास होने के बाद क्या होता है, बिल लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। और वहां पर यदि राज्यसभा गतिरोध उत्पन्न करे, यदि राज्यसभा गतिरोध उत्पन्न करे, तो संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है और सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी मुद्दे पर ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो अक्सर वो कानून इजिली पास हो जाता है, क्योंकि संख्या बल लोकसभा में सत्तारूढ़ सरकार के पास ज्यादा होता है, और इस प्रकार उस बिल को आसानी से पास कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और मैं आपको बता दूं यहीं पर कि यदि ऐसा भी हो सकता है, जैसे यूपी की विधानसभा में या इसमें कुछ हमने ये पास कर रहे हैं बिल को, और यहां पर इन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ संशोधन करना है, और ये रिकमेंडेशन ये किसे देंगे? केंद्रीय विधायिका को देंगे। और केंद्रीय विधायिका क्या इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए राजी है? क्या वो इस पर बाध्य है कि वो इसकी रिकमेंडेशन को माने? तो मैं आपको बताऊं, यदि राज्य की विधानसभा इस प्रकार का कोई काम होता है और उस पर कोई भी अनुशंसा करती है, तो केंद्र सरकार उस अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आप समझे दोस्तों। आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, मैं माफी चाहूंगा। कल से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज छोटी क्लास है, क्योंकि आपने देख रहे होंगे कि बोर्ड पर काफी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। मैं वही चेक कर रहा था। तो हम कल मिलेंगे कल की क्लास में। आप आज आर्टिकल 3 को थोड़ा सा कोऑपरेट करके समझने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।